गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, चूँकि कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर फॉरेस्ट्री के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनका कुछ एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को करा दिया जाए। अभी एक दूसरा ये कारण था कि अभी इससे पहले जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के एग्ज़ाम हुए हैं जेपीएससी के थ्रू, उसमें जो अन्य राज्य हैं वहाँ के प्रश्न पत्रों को हूबहू उसी प्रकार से रख दिया गया था। इसी के लिए ये एक छोटा सा प्रयास है हमारा। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस है जहाँ तक संभव हो उसको एक एक्सप्लेनेशन के तहत किया जाएगा। हो सकता है कि इसको अपडेटेड एक एक्सप्लेनेशन होगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश का एक पेपर है और किसी बच्चे ने भेजा था। हम लोग इसमें दो पार्ट है, 150 क्वेश्चंस हैं इसमें। एक तो पेपर पार्ट ए है जनरल स्टडी का जिसमें 50 क्वेश्चंस है, और फिर 100 क्वेश्चन जो है हमारा वो है साइंस एंड फॉरेस्ट्री का। हम लोग इसके और भी उधर चलते हैं और पहले हम लोग उसी पार्ट को देखते हैं। देखिए, ये जो हमारा पार्ट है ये इसको हम लोग देखते हैं कि जो खंड बी है, सेक्शन बी में जो है वानिकी यानी फॉरेस्ट्री और सामान्य विज्ञान के कुछ प्रश्न पत्र है। लगभग ये 51 से लेकर करके 150 तक है। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और कुछ जो इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स है उसको ऐड करते हुए चलेंगे हम लोग। जैसे कि सबसे पहला जो प्रश्न है, ओजोन मंडल बायोस्फीयर के किस उच्च ऊर्जा से सुरक्षित रखता है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, यूवी रे। इसमें नो डाउट ये जो अल्ट्रावायलेट रे है, यूवी रे जो है हमको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट ओजोन लेयर जो हमारा है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द यूवी रेज। यूवी रेज से हमारा प्रोटेक्शन मिलता है। एक चीज जानने लायक होगा कि ओजोन क्या होता है। ये मॉलिक्यूल्स होता है। ओजोन इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 एटम्स। इसमें यही है कि कभी कभी सवाल दिए जाते हैं कि ओजोन जो है ऑक्सीजन के कितने एटम से मिलकर के बना होता है। यहाँ पर होता है 3। अब यहाँ पर एक और प्रश्न होता है कि हमारे पास ओजोन जो होते हैं वो 2 प्रकार के ओजोन होते हैं। एक तो होता है कहलाता है गुड ओजोन, और दूसरा जो हमारा है वो बैड ओजोन की कैटेगरी में आता है। और जो सामान्यतः हम लोग पढ़े हैं, गुड ओजोन जो हमारा है ये हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। अगर गुड ओजोन की बात करें तो ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल जिसको बोलते हैं, समताप मंडल में ये पाया जाएगा। समताप मंडल में लिखते चलिए, अगर इसमें बहुत सारा चीज़ अगर विजिबल ना भी हो तो इसको हम लोग देखते चलते हैं। आगे चलते हैं। जो दूसरा हमारा सवाल है, दूसरा सवाल हमारा है ये जो मिनेमाटा रोग है सर्वप्रथम जो है पाया गया, किस देश में इसे पाया गया। यहाँ पर प्रश्न है मैक्सिको है, मोरक्को है, जापान है। तो याद रखिए ये मिनीमाटा जो रोग होता है वो जापान में है। जापान की एक सिटी है, वहाँ पर इसको सबसे पहली बार जो है देखा गया था 1956 में। इसे जो है 1956 में आप लिखते चलेंगे आगे। दूसरा जो हमारा अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानांतरित यानी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको बोलते हैं वो किसका प्रकार है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हम लोग इसको देख सकते हैं कि ये हमारा जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये हमारा कृषि वानिकी है एक तरह से। ये हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री का पार्ट होता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। एसपीएम आगे हम लोग देखते हैं। एसपीएम जो है, एसपीएम का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये सीधा सीधी जो है ये अगर एयर पॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चंस मिल जाएगा हमको। आगे आते हैं हम लोग। कुछ और सवाल है यहाँ पर। इसके इंग्लिश वाले पार्ट में हम लोग पहले चलते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। द शेप ऑफ द साइक्लोन कह सकते हैं
चक्रवात का जो है वो आकार कैसा होता है, चक्रवात का आकार याद रखिएगा, ये सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, लीनियर तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे यहाँ के हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सर्कुलर एंड एलिप्टिकल होगा, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। यहाँ पर जो हमारा बेस्ट आंसर होगा वो होगा सर्कुलर एंड एलिप्टिकल। दूसरा हम देखते हैं कि वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज नोन एज, सबको पता है कि जो वैक्सीन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है वो हमारा क्या होता है, बीसीजी का वैक्सीन होता है। इसमें और भी जो कुछ वैक्सीन के नाम दिए गए हैं, जैसे पास है, इसमें और भी हमारे, जैसे पास को बोलते हैं हम लोग पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी जो है स्टिमुलेटर एक वैक्सीन होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी हमारे जो पार्ट्स हैं, ये मैथ्स के सवाल हैं, कुछ कुछ फैक्ट्स देखते चलिए। इसके इंग्लिश वाले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। इसके इंग्लिश वाले पार्ट में देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, हम लोग आते हैं इधर, देखते हैं हम लोग। ये हमारे लिए है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द स्टेट ट्री ऑफ द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो राजकीय ट्री है वो हमारा कौन सा है। देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा फिकस बेंगलेंसिस। ये हमारा जो है वहाँ का राजकीय जो स्टेट ट्री है। अब यहाँ पर एक होता है कि झारखंड का हमारा कौन सा होता है, सोरा रोबस्टा का हमने नाम सुना है, सोरा रोबस्टा जो कि साल वृक्ष को कहा जाता है, वो हमारा क्या होता है, स्टेट ट्री ऑफ झारखंड। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से एक और भी सवाल बन सकता है कि सोरा रोबस्टा जो है कौन से एक अन्य राज्य का जो है राजकीय वृक्ष है। ये हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें साल वृक्ष जो है वहाँ का एक राजकीय वृक्ष है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए अब ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है हमारे पास, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट विच ऑफ द, अभी चूंकि नया रिपोर्ट आ चुका है हमारे पास, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट नई वाली आई है 2023 की, उसके हिसाब से देखें तो हमारे पास लगभग जो 25.17% जो है वो, चूंकि यहाँ दिक्कत हो रहा है इसको लिखने में, देखिए यहाँ पर हमारे पास जो नई रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए 2000, यहाँ पर अगर हम लोग 2023 के हिसाब से देखें 2023, तो इसकी जो 1% है वो हमारा 25.17% हो जाएगा। अभी के हिसाब से 25.17% हो जाएगा, जिसमें देखेंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। क्योंकि देखिए जब भी पूछा जाए, एक बहुत ही टेक्निकल टर्म होता है, टेक्निकल टर्म ये होता है कि जैसे हम लोग अगर बात करें कि फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू क्या होता है, फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, ये दो चीज़ होता है। माइंड जो फॉरेस्ट कवर होता है एंड फॉरेस्ट एरिया होता है, देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, दोनों में फ़र्क होता है। फॉरेस्ट एरिया वैसे जगह को बोलते हैं जिसको सरकार नोटिफाई कर देती है। यहाँ पर जो ट्री कैनोपी होता है उसका कोई मतलब नहीं रहता है, वहाँ वृक्ष हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि सरकार ने उसको वृक्ष पूरा का पूरा को वन प्रदेश अगर घोषित कर दिया है तो वो टोटल हमारा क्या हो गया, फॉरेस्ट एरिया। लेकिन और इसका रिकॉर्ड जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट रखता है, किसी भी स्टेट का जो रेवेन्यू होता है जहाँ पर सीओ वगैरह बनते हैं वो ऑफिस रखती है। लेकिन ये जो फॉरेस्ट कवर है, ये जो इसका रख रखाव या जांच कह सकते हैं, ये होता है हमारा सैटेलाइट के माध्यम से। और यहाँ पर फॉरेस्ट कैनोपी जो है, एक जो ट्री कैनोपी है वो जरूरी होता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि 2000 अभी जो नई आई है उसके हिसाब से ये जो है 25.17% है, जिसमें जो फॉरेस्ट कवर है इसको अगर देखा जाए तो 21.76% है, 21.76%। और बाकी का जो ट्री कवर है वो 3.41%। ये जो ट्री कवर है 3.41%, हम लोग इसको लिख लेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं
ये भी कुछ उसी तरह का सवाल है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, ये भी एज पर इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेट विच ऑफ द रजिस्टर द हाई मैक्सिमम इंक्रीज। देखिए मैक्सिमम इंक्रीज अगर अभी के वर्तमान में देखिए 2023 के रिपोर्ट के हिसाब से, तो हमारा जो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, अगर आप देखेंगे दो चीज़ अलग रिपोर्ट में हमेशा आता है, फॉरेस्ट एरिया में कितना इंक्रीज हुआ और फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीज हुआ, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो अगर हम लोग देखें फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो छत्तीसगढ़ में हुआ, दूसरे बाद जो बढ़ोतरी हुई है वो यूपी में हुआ है, उसके बाद उड़ीसा में हुआ है। तो इसको अगर हम लोग देखें छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी, उसके बाद जा करके हमारा उड़ीसा, अलग अलग अगर एरिया वाइज देखें। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम इंक्रीज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना, ये 70 नंबर है, 71 नंबर। द ओनली नेचुरल रेजियंस ऑफ एनिमल्स इज प्रोड्यूस्ड बाई। यहाँ पर देखिए अगर इसका हिंदी सवाल आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदी सवाल देख सकते हैं। हिंदी के सवाल आपको दिए हुए हैं। हिंदी के सवाल कह रहा है कि पशु मूल का एकमात्र प्राकृतिक जो रेजिन्स होता है, इसको राल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये इसको हम लोग लाह का नाम सुने, हिंदी में लाह कहा जाता है। लाख जो हो गया हमारा वो इंग्लिश टर्म हो गया, जैसे इंडियन ऑफ लाख इंसेक्ट्स, इसको लाख, इसको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पेन देखिए, ये जो है हमारा वो इसको लाख इंसेक्ट कहा जाता है। इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ये कैरिया जो है वो लैका। इसका एक और नाम है कैरिया लेका, क्या लेसिफर लेका भी कहा जाता है, लेसिफर लेका भी इसका नाम कहा जाता है, जिससे लाह की प्राप्ति होती है। वो क्या होता है, पशु मूल का एकमात्र प्राकृतिक राल कह सकते हैं या फाइबर कह सकते हैं उसको, जिसकी प्राप्ति हमें होती है। अब आगे अगर हम देखें थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की ओर, हिंदी में है, इसको लेते हैं। देखिए अब है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। यहाँ पर हमको नहीं में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन है पोंगेमिया पिनाटा। ये जो है पोंगेमिया पिनाटा, इसको इस शब्द को आप देखेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा महुआ होता है। आप देखेंगे इस शब्द को, यहाँ पर एक शब्द देखिए चौथा जो डी ऑप्शन हमारा मेंजीफेरा इंडिका। आपको पता है कि मेंजीफेरा इंडिका किसको कहते हैं, आम को कहते हैं, और इसका कोई रोल नहीं होता है, एटलीस्ट डायरेक्टली इट डज नॉट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हमारा मेंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ आगे के कुछ सवाल है, आप देखिए इसको। फिर देखिए निम्नलिखित प्रजातियों को उसकी फैमिली के साथ, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक दो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। देखिए यहाँ पर मधुका इंडिका आप देख रहे हैं, मधुका इंडिका अगर देखा जाए तो इसको, अगर आपने इसका नाम सुना है ना, महुआ को मधुका इंडिका कहते हैं। और ये जो होता है ये हमारा होता है सेपोटेसी होता है, ये आपको इसमें मिल जाएगा। और इसमें दूसरा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है, देखिए सोरिया रोबोस्टा, इसका नाम आपने सुना, सोरिया रोबोस्टा। अभी हम लोगों ने देखा कि सोरिया रोबोस्टा जो होता है वो झारखंड की जो है वो हमारी राजकीय वृक्ष है, ये हमारा राजकीय वृक्ष है। और ये जो है ये डिपेंड करता है कहाँ पर, ये मिलेगा आपका डिप्टेरोकार्पेसी में। अब देखिए सीधा सीधी आपको कम से कम एटलीस्ट इसको तो याद रखना होगा, सी ऑप्शन हमारा 2 में देखिए कहाँ पर है, ये सी जो है यहाँ पर 2 में है, आप इसको सीधे लगा सकते हैं ये झारखंड की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ प्रश्नों को। देखिए ये भी सवाल बढ़िया है, फॉरेस्ट एक्ट से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। फॉरेस्ट एक्ट से हमारे जो सवाल आए थे, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, किस वन अधिनियम ने भारत में वनों को आरक्षित, संरक्षित और ग्राम वनों में विभाजित किया है। यहाँ पर देखेंगे
देखिए यहाँ पर जो इसको आरक्षित किया गया था, 3 तरह के फॉरेस्ट थे। अभी हाल ही में मैंने क्लास लिया है इसको फॉरेस्ट एक्ट का, तो वह बताया गया था कि वन अधिनियम 1878 जो था, फॉरेस्ट एक्ट 1978, उसने इसको बांटा था कितने में, एक तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, आरक्षित रिजर्व फॉरेस्ट और इसे एक विलेज फॉरेस्ट, ये 3 भागों में बांटा गया था, विलेज फॉरेस्ट। लेकिन ये इसका डिवीज़न किया गया था, लेकिन अगर देखा जाए, सवाल में आ जाए कि पहली बार इसे विभाजित कौन किया था, सबसे पहली बार इसका विभाजन याद रखिएगा फॉरेस्ट एक्ट। अगर पहली बार सवाल में आ जाएगा कि पहली बार इसे, तो पहली बार में हो जाएगा फॉरेस्ट एक्ट 1952, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट। वरना अभी भी क्या चल रहा था, फॉरेस्ट एक्ट 1927 ही चल रहा था। फॉरेस्ट एक्ट जो है, वन अधिनियम, उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। अब आते हैं हम लोग आगे चलते हैं, ये उसी का इंग्लिश है, आगे के कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ से अब हमारे काफ़ी टेक्निकल जो है सवाल आते हैं। देखिए इसका इंग्लिश में चलते हैं, इसका इंग्लिश आसान होगा समझने में। देखिए 75 नंबर देखिए कि यहाँ पर है मैच द फॉलोइंग फॉरेस्ट टर्मिनोलॉजी विद द करेक्ट डेफिनेशन। यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूजन है, क्लोज हमारा डेफिनेशन अगर देखिएगा काफ़ी क्लोज है। आपको एफॉरेस्टेशन दिया हुआ है, इसको ऊपर करते हैं, एफॉरेस्टेशन है, रीफॉरेस्टेशन है, फिर यहाँ पर है, अगला हमको देखना पड़ेगा। देखिए एफॉरेस्टेशन पहले देख लेते हैं, 3 जहाँ पर हमारे पास जो प्रश्न पत्र है उसमें 3-4 डेफिनेशन यहाँ में लाने को दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है एफॉरेस्टेशन, दूसरा हमारे पास है रीफॉरेस्टेशन, फिर फॉरेस्ट जनरेशन और हमारे पास है डिफॉरेस्टेशन। तो याद रखिएगा कि एफॉरेस्टेशन में क्या होता है, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांटिंग और एडिंग ट्री इन एन एरिया वेयर देयर वाज नो रिसेंट ट्री, अब देखिए रीप्लांटिंग ऑफ ट्री इन एन एरिया वेयर देयर वाज वंस फॉरेस्ट एंड विच वाज डिस्ट्रॉयड और डैमेज, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डैमेज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीफॉरेस्टेशन। ये हमारा मिल जाएगा रीफॉरेस्टेशन में। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर याद रखिएगा रीफॉरेस्टेशन कहाँ पर है कि देयर वॉज वंस अ फॉरेस्ट विच वॉज डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर याद रखिएगा वंस अ फॉरेस्ट, जहाँ पर पहले से फॉरेस्ट थे और वो डैमेज हो गए, अब से हम फिर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर कुछ फॉरेस्ट लगा रहे हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर और करते हैं हम लोग, फॉरेस्ट रीजनरेशन, इसका आप देखिएगा। डिफॉरेस्टेशन क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लांटिंग और एडिंग ट्री इन एन एरिया वेयर देयर वाज नेवर अ फॉरेस्ट, तो यही हो जाएगा हमारा क्या, एफॉरेस्टेशन। यानी ए का मतलब, ए का हो जाएगा 3 और दूसरा का, देखिए ए का हमारा आंसर हो जाएगा 3, बी का 1, यानी हमारा ये जो बी आंसर है वो होगा, बी का आंसर होगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि हाउ मच एरिया रिक्वायर्ड टू प्लांट a 1600 trees at a spacing 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर स्क्वायर। ये सीधी देखिए एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स। एक फॉर्मूला है यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लांट्स इज इक्वल टू एरिया हो जाएगा, अभी शॉर्ट में लिख रहे हैं मीटर स्क्वायर में, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं स्पेसिंग याद रखिए ये मीटर और मीटर में होगा, मतलब यहाँ पर देखिए अगर ये हमको स्पेस सेंटीमीटर में दिया रहता है तो हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग बिठाते हैं 1600 और यहाँ पर हो जाएगा एरिया मान लेते हैं x, और इसको हो जाएगा 2.5 इंटू 2.5, अगर इसको अगर हम लोग मैच करते हैं तो ये आ जाता है लगभग 10,000 मीटर स्क्वायर, और 10,000 मीटर स्क्वायर का मतलब है 2.47 एकड़, मतलब लगभग 2.5 एकड़, ठीक है, 2.5 एकड़। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं जरा सा।
गम कराया इज एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम द विच ट्री। ठीक है, इसको देखिए, गम कराया, गम कराया, इसका आंसर अगर देखिए घोस्ट ट्री के नाम से जाना जाता है। आप देखेंगे ये जो है एक ट्री है एस्टरकुलिया यूरेंस, एस्टरकुलिया यूरेंस। इसको क्या होता है कि जब वसंत ऋतु में जब इसके पत्तियां गिर जाती हैं तो इसके काफ़ी ब्रांचेज होते हैं और इसका कलर भी नॉर्मल पेड़ों से थोड़ा अलग होता है। इसके जो पार्ट होते हैं काफ़ी पतले, एकदम पेपर लाइक स्ट्रक्चर बाहर में रहता है इसके स्टेम वगैरह पे। जब लीव्स गिर जाते हैं तो ये काफ़ी डरावने लगते हैं, इसलिए याद रखिएगा इनको घोस्ट ट्री भी बोला जाता है, इनको घोस्ट ट्री बोला जाता है। और गम कराया ये हमारे पास बहुत, इसके गम का जो है बहुत डिमांड है, सबसे ज़्यादा जो महंगा बिकता है ये गम, जितने भी गम एक्सपोर्ट होते हैं भारत में, याद रखिएगा एस्टरकुलिया यूरेंस इसका हमारा। क्योंकि ये सारे सवाल जो है वो फॉरेस्ट्री के हैं इसलिए थोड़े नए लगते होंगे आपको, फिर भी। अब हम लोग आते हैं कुछ 77 के बाद हम लोग देखते हैं, 77 के बाद कुछ आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चलिए 77 के बाद हमारे पास है साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लॉस प्रोड्यूसिंग फ्लॉस, फ्लॉस प्रोड्यूसिंग, थोड़ा सा बार बार अच्छी, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ द फ्लॉस प्रोड्यूसिंग इंडियन कपोक। इंडियन कपोक का जो है ये किसका नाम है, इसका पूछ रहा है कि साइंटिफिक नाम क्या होगा। पहले इसका अगर जनरल नाम देखा जाए, इसका जनरल नाम, तो जनरल नाम अपने सेमल का नाम सुना होगा, सेमल जिसका रुई बनता है। इंडियन कापोक उसी को कहा जाता है, इंडियन कापोक हमारा वही होगा, सेमल। और इसका जो पूरा जो नाम है हमारा, इसका सही ऑप्शन होगा बॉम्बेक्सिबा, बॉम्बेक्सिबा, ठीक है। ये सेमल जिसका रुई बनता है, ये इसलिए आप देखिएगा ये चर्चा में ये सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि होलिका दहन में जो राजस्थान के कुछ जो ट्राइबल्स है, राजस्थान के जो कुछ ट्राइबल पीपल है, वो होलिका दहन में इसी का सेमल के लकड़ी का इस्तेमाल करते हो। और चूंकि वहाँ पर राजस्थान में भी इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से घट रही है और ये इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गया, इसलिए शायद में भी हो सकता है ये इसलिए सवाल में दिया हो। ये काफ़ी न्यूज़ में भी था बीच में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे एक सवाल है, आसाफेटिडा, आसाफेटिडा कम्स अंडर। देखिए आसाफेटिडा जो है, आप सीधा सीधी अगर इसका हिंदी देखिएगा, हिंदी वर्जन अगर आप ज़रा सा देखें तो शायद आपको इसका देखिए, देखिए आसाफेटिडा का नाम यहाँ पर दिख रहा, हिंग। हिंग के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, हिंग के लिए आप देखेंगे इसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है, इसको स्टिंकिंग गम भी बोलते हैं, हिंग, इसको स्टिंकिंग गम भी बोलते हैं, स्टिंकिंग गम। आप सोचिए कि यहाँ पर क्या वर्ड हो रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि ये किस में, गम क्या, गोंद, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये सीधा सीधी गोंद की कैटेगरी में आएगा। आप आगे बढ़ जाइए, इंग्लिश में आते हैं हम लोग फिर से, यानी आसाफेटिडा जो होता है वो गम की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द मिड डायमीटर एंड द DBH इज कॉल्ड। इसमें यहाँ पर एक सवाल अच्छा है, ये सवाल देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेशियो ऑफ मिड डायमीटर और DBH। पहले तो ये जानना होगा कि DBH है क्या। DBH बोलते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, ठीक है, ब्रेस्ट हाइट। और ये लगभग याद रखिएगा 1.37 मीटर के आसपास होता है भारत में। इसका जो DBT कह सकते हैं आपको, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट, DBH जो है, DBH हमारा 1.37 मीटर इसको माना गया भारत में। सामान्यतः यह जहाँ यह होता है क्या, ये कुछ इस तरह से होता है। अगर मान लीजिए कि ये लैंड है और यहाँ हमारा स्टेम है और फिर यहाँ से हमारा जो वृक्ष है तो हमारी एक ब्रांचिंग शुरू हो गई। जनरली ये जो होता है हाइट, सामान्यतः ये
हाइट, ये हमारा होता है डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट। आदमी के यहाँ तक जो हाइट होता है उसको हम लोग बोलते हैं। अगर यहाँ पर कभी कभी पूछता है कि अगर मान लीजिए कि कोई पौधा कुछ इस तरह से है, हमारा लैंड इस तरह से है और यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है ये वृक्ष है। तो दो, अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं, अगर लैंड हमारा इस तरह से है तो कुछ हाइट होगा, और यहाँ से अगर अपर पोर्शन से अगर करें तो कुछ और हाइट होगा। कहता है कि इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि अपर जो पोर्शन है वहाँ से मेजरमेंट करें। तो इसका जो हमारा सवाल है कि द रेशियो बिटवीन द मिड डायमीटर एंड द DBH, इसको हम लोग बोलते हैं कोशेंट का, या फॉर्म कोशेंट बोलते हैं। फॉर्म कोशेंट याद रखिएगा, फॉर्म कोशेंट इसको बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे के सवाल में चलते हैं। चिलगोजा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ट्री। पाइन नट्स जिसको कहा जाता है, पाइनस, ये तो बहुत फेमस है। इसको हम लोग क्या है, पाइनस जेरार्डियाना जो है ये हमारा हो जाएगा पाइनस। यहाँ पर देखिए बार, ठीक है, इसका ऑप्शन हमारा पाइनस जेरार्डियाना, जिसको हम लोग चिलगोजा बोलते हैं। इसका एक और नाम भी होता है पाइन नट। ये मुख्यतः जो है अफगानिस्तान में पाया जाता है, मुख्यतः अफगानिस्तान में होता है। अब देखते हैं आगे, आगे का सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए, ए वेल नोन फाइबर ऑफ कॉमर्स नोन कितुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। यहाँ पर कितुल एक पेड़ है, वहाँ पर जो एक फाइबर मिलता है, याद रखिएगा कितुल का जो उसका नाम क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। याद रखिए भारत में इसका जो नाम है, आप इसको मिल जाएगा आपको सल्फी। ये भी इसलिए सवाल पूछा गया है क्योंकि ये बस्तर रीजियन में वहाँ देखिएगा एक आता है सल्फी बियर, आपको आएगा वहाँ पर सल्फी बियर कर करके वहाँ उत्पाद होता है। जो इसके रस होते हैं उससे बियर तैयार किया जाता है बस्तर छत्तीसगढ़ के रीजियन में। वहाँ के ट्राइबल पीपल के इकोनॉमी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जहाँ तक बात इसकी ये जो फाइबर क्या है, तो फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीव्स, याद रखिएगा लीव्स। और इससे याद रखिएगा इससे स्वीटनर यानी जैगरी, गुड़ का भी उत्पादन किया जाता है, याद रखिएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और भारत में ये जो पेड़ होते हैं वो कहाँ हमारे पाए जाएंगे, इसका पूरा जो नाम होता है कारियोटा यूरेंस है, याद रखिएगा। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कारियोटा यूरेंस, कारियोटा यूरेंस। कितुल हमारा उस फाइबर का नाम है, सल्फी वृक्ष का नाम है। भारत में इस वृक्ष को सल्फी कहा जाता है, सल्फी, याद रखिएगा। इसका चलिए कुछ और चीज़ लिखवा देते हैं। देखिए इसका अगर देखिएगा तो लीव्स, लीव्स से हमको क्या मिलता है, फाइबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर, कितुल बोलते हैं। इसका जूस, जूस से क्या तैयार होता है, बियर होता है। और तीसरा है हमारा इसका पित्त बोला जाता है, पित्त, जिसको हिंदी में बोलते हैं मज्जा, गुद्दा जिसको बोलते हैं मज्जा। इससे हमारा जो होता है वो जैगरी होता है, इससे हमारा मिलता है जैगरी, जैगरी बनाया जाता है, गुड़, स्वीटनर जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इतने सारे चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कारियोटा यूरेंस, देखिए ये जो सारे सवाल है ये फॉरेस्ट्री के हैं। चूंकि अभी झारखंड में जो एग्जाम होगी तो यहाँ पर इसमें फॉरेस्ट्री दिया हुआ नहीं है। कुछ चीजें हैं, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर होता है कि हार्डी प्रूफ और क्यूप्रिनॉल किस प्रकार की लकड़ी के प्रिजर्वेटिव्स हैं, ऑयल टाइप है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्युबल टाइप है, या उपयुक्त सभी। यहाँ पर हमारा ठीक है, देखिए क्यूप्रिनॉल के बारे में अगर देखिएगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं।
क्यूप्रिनॉल। क्यूप्रिनॉल अगर इसके बारे में देखिएगा आप सर्च करेंगे तो ये क्या होता है, एक तो ऑयल बेस्ड होता है, ऑयल बेस्ड होता है, दूसरा वाटर बेस्ड होता है, वाटर बेस्ड होता है। तो याद रखिए यहाँ पर दिया हुआ वाटर सॉल्युबल और ऑयल, दो चीज़ तो हमको मिल रहा है, इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, ये ऑयल बेस्ड, ये लकड़ी को बचाने के लिए प्रिजर्वेटिव के रूप में हमारा इस्तेमाल होता है क्यूप्रिनॉल का। स्टे पैक, स्टे पैक जो होता है वो किस तरह की, किस प्रकार की लकड़ी होती हैं। चलिए इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं तो शायद आपको, ठीक है। देखिए स्टे पैक इज विच फॉर्म ऑफ वुड ऑफ द फॉलोइंग, इसको जैसे ही हम लोग देखेंगे ये क्या होता है, ये हमारा याद रखिएगा हीट स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड वुड होता है, याद रखिएगा हीट। और ये हीट कितना हीट, हम लोग इसके बारे में अगर 150 से लेकर करके 150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस पर लकड़ी को क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टे पैक। ये स्टे पैक, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, हीट स्टेबलाइज्ड कंप्रेस्ड वुड। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द गुले, ठीक है, ग्लूलेम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ग्लूलेम। यहां पर वर्ड देखिए, यहां पर इसमें से पूछा बोर्ड है, सैंडविच है, एक्चुअली ये क्या होता है ग्लूलेम, यहां पर इस है, ये होता है ग्लू लैमिनेटेड, ग्लू लैमिनेटेड वुड होता है। इसका पूरा नाम अगर देखिएगा ग्लू लैम का, ग्लू लैमिनेटेड वुड, तो इसके हिसाब से देख लीजिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ग्लू वहां पर ओमिट कर दिया है कंफ्यूजन के लिए, तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा लैमिनेटेड वुड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 85 हो गया, अब सवालों को देखते हैं। यहाँ पर 85, अच्छा 86 नीचे ही है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, गुलथेरिया। अब है गुलथेरिया, यहाँ पर दिया हुआ है फ्रैंकटिस्मा, फ्रैग्रेंट, यहाँ पर एक वर्ड आया है, देखिए यहाँ पर गुलथेरिया फ्रैग्रेंट। फ्रैग्रेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का सुगंध अथवा गंध यहाँ पर ये होता है। और ये जो ऑयल होता है, एक तरह से ऑयल, इससे ऑयल प्रिजर्व किया जाता है। और इसको मिलता कब है, ये विंटर के सीजन में, इसको विंटर ग्रीन ऑयल। चलिए इसको आम बोलचाल की भाषा में अगर देखें, यहाँ पर गुलथेरिया जो है फ्रैग्रेंटिस्मा, अगर आपको नहीं हो रहा है तो कभी हम लोग देखे हैं पेन रिलीफ वाले, जैसे नूरानी तेल हो गया, भारत तेल हो गया, उन सब का एक अपना एक एरोमा होता है, अपना एक सुगंध होता है जो पेन रिलीफ ऑयल होता है। वही एरोमा आपको इस पेड़, इस वृक्ष में पाया जाता है। और इसको हम लोग कहाँ, विंटर ग्रीन ऑयल, एक्चुअली इसको विंटर ग्रीन फ्लावर भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो इसको फ्रैग्रेंट विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा, फ्रैग्रेंट विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है, विंटर ग्रीन। और ये पेन रिलीफ ऑयल में काम आता है, पेन रिलीफ ऑयल में आता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का एक बढ़िया सा सवाल आ रहा है, द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड। ठीक है, ये आपको पता है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमारा कहाँ पर है, चेन्नई में है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। इस अथॉरिटी का अगर देखा जाए, इस अथॉरिटी का एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा पहले इसको हटाते हैं। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ अन्य फैक्ट भी देख लेते हैं। चलिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी जो है, इसका हम लोग तो एक तो हेडक्वार्टर चेन्नई में है। अगर इसका स्थापना देखा जाए, चूँकि
फैक्चुअल सवाल भी पूछे जा रहे हैं पिछले जेपीएससी से। तो ये हो जाएगा हमारा 1 अक्टूबर 2003, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो होता है एक 2002 में, ये 2003 में क्या होता है, 2002 में जरा सा देखिए, 2002 में हमारा एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आता है, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या बायोडाइवर्सिटी एक्ट जिसको बोलते हैं, 2002 बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ये 2002 में आया था, 2002 में। और भी इसका देखिएगा, अगर हम लोग इसको देखेंगे कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसके 3 मेन गोल होते हैं, याद रखिएगा, इसके 3 मेन। या फिर बायोडाइवर्सिटी कितने लेवल का होता है, ये पिछले सवाल में आया हुआ बायोडाइवर्सिटी लेवल देखा जाए तो इसको बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल का होता है। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा स्पीसीज स्तर का हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा जेनेटिक हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा हमारा इकोसिस्टम। स्पीसीज लेवल का, एक जेनेटिक लेवल का, और एक हो जाएगा इकोसिस्टम। ये सवाल पूछा गया है सीधा सीधी कि बताइए बायोडाइवर्सिटी जो है कितने स्तर पर होता है। बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता 3 स्तरों पर होता है, एक तो स्पीसीज या कह सकते हैं स्पीसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम, 3 स्थिति पर। अब यहाँ पर हाल फिलहाल में हम लोग देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी हमारा वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, वो हम लोग कहाँ मनाते हैं, जरा सा इसको इधर करते हैं, 22 मई को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, विश्व जैव विविधता दिवस। और इस बार का हमारा थीम जो है 2025 का जो थीम था वो हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थीम अगर देखा जाए 2000 थीम हमारा है हार्मोनी विथ नेचर, हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, NSD कर दे रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा थीम था। याद रखिएगा जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम लोग कब मनाए, इंटरनेशनल 2010 को हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम लोग बायोडाइवर्सिटी। और फिर एक डेकेड हमारा 2011 से लेकर के 20 तक, ये जो है UN डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसको घोषित किया गया। तो ये फैक्ट कुछ है, इसको लिख लीजिए। तो बायोडाइवर्सिटी से क्या हुआ, इसकी अथॉरिटी हमारे कहाँ पर है, चेन्नई में है। दूसरा है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट, स्थापना कब हुआ, 1 अक्टूबर 2003 को। बायोडाइवर्सिटी जो है कितने स्तर पर, कितने लेवल पे पाया जाता है, 3 लेवल पे। एक हो गया जेनेटिक, स्पीसीज और इकोसिस्टम। उसके बाद है 2010 को क्या कहा गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और डेकेड की बात किया जाए तो इसको डेकेड बनाया गया 2011 से लेकर के 20 तक। उसके साथ ही साथ अभी हम लोग जो जैव विविधता दिवस मनाते हैं, विश्व जैव विविधता दिवस, वो 22 मई को। और इस बार का जो थीम था हार्मोनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आई होप इसको क्लियर करते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, यहां पर देखिए, ये जो होता है इसमें 13 चैप्टर्स एंड 86 सेक्शंस, ये अभी हाल फिलहाल में क्लास अभी हुई है। चलिए इसमें कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के बारे में 1927, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 चैप्टर्स एंड 86 सेक्शंस इसमें होते हैं। अब अगर दिया जाए कि कुछ जो है पहली बार अगर देखा जाए यहाँ पर एक मॉडरेट, हालांकि इससे पहले भी कई जो है 2 फॉरेस्ट लॉ और भी आए थे प्री इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस में पहली बार, याद रखिएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में अगर बात आए तो पहली बार 1952 में जो है वन अधिनियम लाया गया था। इसमें कभी कभी पूछ देता है, यहाँ पर जो है इस अधिनियम में फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो यहाँ पर भी बांटा गया है रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है, आरक्षित वन,
याद रखिएगा ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है, ये चैप्टर 2 से रिलेटेड है। दूसरा हमारा है विलेज, विलेज फॉरेस्ट, ये रिलेटेड है चैप्टर 3 से, चैप्टर 3 से रिलेटेड है। और नेक्स्ट हमारा जो है 4 वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हमारा है। कभी कभी पूछता है कि बताइए विच सेक्शन एडमिनिस्टर द रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ पर कौन सा जो सेक्शन है या धारा है जो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए है। याद रखिए रिजर्व फॉरेस्ट के लिए सेक्शन 20 है यहाँ पर। इसमें से कुछ चीज़ों को याद रख लीजिए, कुछ सेक्शंस को अगर हम लोग निकालना चाहें तो पहला तो याद रखिएगा सेक्शन 20, सेक्शन 20 धारा 20, ये किससे है, ये है आरक्षित वन से, रिजर्व फॉरेस्ट से, रिजर्व फॉरेस्ट। इसका एडमिनिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट इज डन बाय द सेक्शन 20। दूसरा याद रखिएगा जो विलेज फॉरेस्ट है, ये पूरे सेक्शन में, इसमें केवल और केवल एक ही सेक्शन है, एक ही चैप्टर है और एक ही सेक्शन है, ये है विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट को अगर देखा जाए तो इसको सेक्शन 28 में इसको जो है डिस्क्राइब किया गया है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट तीसरा हम लोग आ जाएंगे, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ये हमारा आ जाएगा सेक्शन 29, सेक्शन 29 में आ जाएगा, ठीक है। और अगर ज़रूरत हुआ तो एक छोटा सा वीडियो जो है फॉरेस्ट एक्ट पे हम बना देंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। 88, अब कुछ सवाल आते हैं 89 का हम लोग देखते हैं। ये आसानी से बन सकता है, देखिए इसको पढ़िए। कर विच इज नॉट द मेजर गोल ऑफ द नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी। एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी का कौन सा जो है वो क्या है, लक्ष्य नहीं है हमारा। पहला है कि सेटिंग अप ए नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री मिशन, क्या हमारा जो है राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन की स्थापना ये है कि नहीं। जाहिर सी बात है, देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री का जरूरत क्यों पड़ा है। एग्रो फॉरेस्ट्री याद रखिएगा, कभी भी डेफिनेशन में एग्रीकल्चर जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री देखते हैं, जहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री में है कि आप फॉरेस्ट्री भी कीजिए, यानी वृक्षों का भी उत्पादन होता है। वहाँ पर याद, एग्रो फॉरेस्ट्री से वहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, ट्री प्लस क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक, याद रखिएगा वहाँ पर पशुपालन भी जो होता है वो एक तीनों पार्ट है हमारा, ट्री क्रॉप और लाइव स्टॉक तीनों को साथ में किया जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, दो कारण है इसका। एक तो हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमारे क्या होंगे, लैंड डिमांड बढ़ रहे हैं, हमारी जो और भी यूजेज है, फूड है, शेल्टर है, इन सब के लिए हमको ज़मीन भी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खाना भी चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, और इसको लेकर के 2014 में जो है एक नीति आई। तो जाहिर सी बात है सेटिंग अप नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री ये होगा, और हमको पूछ रहा है क्या, नहीं, तो ये तो होगा ही। दूसरा है इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल इम्प्रूव करना है। स्मॉल होल्डर फार्मर्स जितने भी है, जो छोटे जोत वाले जो किसान हैं, उनकी इस आर्थिक स्थिति को बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पर देखिए सारे पॉजिटिव है। अब है रिड्यूस द एरिया अंडर कल्टीवेशन, ये हमारा नहीं एम है। इसका मतलब है कि प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर सी ही होगा, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से अगर देखा जाए कि रिड्यूस द, ये तो हो ही नहीं सकता है। हमको तो एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाना है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को, चाहे वो फूड हो, शेल्टर हो, उसको क्या कर सके, पा सके, उस गोल को अचीव कर सके। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे आते हैं। What % of land area under hill should be under forest as per the National Forest Policy 1952। यहाँ अभी हम लोग बात कर ही रहे थे इसके बारे में कि ये जो देखिए फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1942 है, इसके बारे में ये क्या है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट पॉलिसी है। ये क्या है, फर्स्ट पॉलिसी है, पहली नीति है। लेकिन याद रखिएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस, पोस्ट शॉर्ट में यहीं पर छोड़ देते हैं, इंडिपेंडेंस, ठीक है। और उसमें क्या कहा गया है, उसमें याद रखिएगा दो बातें कही गई थी। पहला तो कहा गया था कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का जो है 33% वन रहना चाहिए,
और यहाँ पर चूंकि बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ लैंड एरिया इन हिल्स, यहाँ पर हिल्स है, हिल्स और माउंटेन के लिए एटलीस्ट कहा गया है 60%। हालांकि वो था कि बेहतर होता है कि ये परसेंटेज कितना हो 66, लेकिन कहा कि एटलीस्ट जो हिल एरिया है या माउंटेनियस रीजन है वहाँ पर फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर 60% होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ का आंसर होना चाहिए 60%। 60%, ठीक है, 60%। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते देखिए, विच फॉरेस्ट एक्ट गिव्स द राइट टू द शेड्यूल्ड ट्राइब, यहां पर कह रहा है किसको, राइट्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है। तो यहां पर जब राइट का बात करेगा तो सीधा सीधे आ जाइए द फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो यहां पर है हमारा 91 नंबर, ठीक है, ये 2006। लेकिन याद रखिएगा, इसको एक सवाल आता है कि बार बार ये जो फॉरेस्ट हमारा क्या है, फॉरेस्ट यहाँ पर है ना, द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जैसे जनरली सामान्यतः जो वन नीति है उसको कार्यान्वयन कौन करेगा, कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन याद रखिएगा जब बात फॉरेस्ट राइट एक्ट का हो तो ये सवाल पूछा भी गया है कि इसको कौन सी मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर करती है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। जनजातीय विभाग या जनजातीय जो मंत्रालय है, जनजातीय समस्याओं से संबंधित जो मंत्रालय है वही इसको क्या करती है, प्रशासन, इसका प्रशासन और देखरेख करती है, याद रखिएगा। हालांकि इसका कमेंसमेंट हुआ था 31 दिसंबर 2007 को इसको लाया गया था। एक पिछला सवाल में मैंने देखा था कि ये जो द फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पिछले सवाल में इसका पूरा नाम पूछा था कि बताइए इसका पूरा नाम क्या है, एक्चुअल नेम क्या है। ये तो ऐसे ही हम लोग कॉमन से कह देते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, इसका पूरा नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर, लिखना है तो लिख लीजिए, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन एंड फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। हिंदी में अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार की मान्यता, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, अधिनियम 2006। ये पूरा नाम है, अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता, अधिनियम 2006। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट dash is defined as the land use system which agriculture crop are grown along with the trees and animals। अभी हम लोगों ने देखा ये एग्रो फॉरेस्ट्री कहाँ पर है, अभी इससे थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि एग्रो फॉरेस्ट्री को डिफाइन ही किया जाता है क्या, कि वहां पर हमारा ट्री होगा, क्रॉप होगा और लाइव स्टॉक मतलब एनिमल होगा। ये तीनों चीज जहां पर होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री बोल देंगे, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल, आप देखिएगा वहाँ पर एक, इसको सर्च कीजिएगा, ये कैपिटल में रहेगा, इस पे आपको मिल जाएगा। ये हमारे अलग से एक ग्रुप होगा टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम पे एक ग्रुप होगा, वहाँ पर हो सकता है कि हम इसका पीडीएफ डाल दें। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा, वहीं पर इस वीडियो को हम शेयर कर देंगे ज्ञान मंथन पे। अब आते हैं नेक्स्ट, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आप इस पे देखिएगा, सर्च कीजिएगा, जुड़ना होगा तो वहाँ जो भी क्वेरी हो वहाँ डाल सकते हैं आप। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा जो 92, नेक्स्ट 93 हिंदी है, थोड़ा चूँकि हिंदी में टर्म्स बहुत रेलेवेंट इंग्लिश में आते हैं हम लोग, कंपैरेटिवली ये इजी होता है। हिंदी वाले प्रश्न क्या होते हैं कि वो गूगल ट्रांसलेटेड एग्जैक्ट इतना कठिन वो हिंदी दे देता है। चलिए यहाँ पर अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है ये क्वेश्चन कह रहा विच इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द मेन कॉज ऑफ द इनेक्टमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अभी हाल फिलहाल में कहा ना मैंने, जो चूँकि जेपीएससी के मेंस में जो सिलेबस है वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है, एयर पॉल्यूशन एक्ट है,
और फिर अभी वहाँ पर इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट, अभी हाल फिलहाल में उसको ख़त्म किया है मैंने। वहाँ पर देखिएगा पहला ही लाइन मैंने लिखवाया था कि इसको जो है सबसे पहले इस एक्ट को जो लाया गया था उसके इंटरनेशनल रीजन में मैंने 2 कारण बताए थे, ठीक है। इसका जो कारण था, एक पहला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, और ये कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम। ये पहली लाइन मेरे नोट्स में होगी, और ये कब, 1972 में। अगर ये सवाल और भी पूछा है, देखिएगा आप कि ये जो हुआ था कि इसका नेशनल रीजन क्या था, नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पे, या फिर इमीडिएट कॉज क्या था, तत्कालिक कारण। याद रखिएगा 86 से पहले कुछ हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी का आपने नाम सुना होगा। याद रखिएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ इनेक्टमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो इस पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम है उसको पारित करने का एक तत्कालिक कारण था। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये कुछ चीज़ों को ये छुपा के रखा है। देखिए इससे ये भी सवाल आया है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑन जो स्टॉकहोम में 1972 को हुआ था उसको हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं। याद रखिएगा उसको बोला जाता है द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। याद रखिएगा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये सवाल ऐसे भी बना है, उल्टा करके भी पूछा है कि स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था 1972 में उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको ऐसे इधर से याद रखिएगा द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हटा दूं इसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोशल। जितने भी फॉरेस्ट एक्ट के हैं अभी जो हाल फिलहाल में जिन्होंने क्लास किया होगा फॉरेस्ट वगैरह का, आप देखेंगे हु बहु एग्जैक्टली, चूँकि इस बार फॉरेस्ट एक्ट को काफ़ी डिटेल से करवाया गया है। उन्होंने कहा कि सर बहुत सारे सवाल थे तो आप उसका एक बार एक्सप्लेनेशन करवा देते हैं। चलिए अब देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोशल फॉरेस्ट्री एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना होगा, इसको सोशल फॉरेस्ट्री जब हम एग्रीकल्चर में देखते थे तो ये जो टर्म है हमारा, इस टर्म को हम लोग फैक्चुअल में लिखवाते हैं कि ये जो सोशल हमारा फॉरेस्ट्री है, इस टर्म को कॉइन किया था जेसी वेस्टबी में। जेसी वेस्टोबी, जेसी वेस्टोबी, और इसको क्या, ये ठीक है, ये 1968 ये करेक्ट है, लेकिन ए वॉलकर जो दिया हुआ है ये गलत है, ये हमारा गलत है। तो एक जाहिर सी बात है कि डी जहाँ जहाँ पर होगा वो तो नहीं होगा, डी यहाँ पर है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको फिर से पढ़िए, अगर हम लोग इसको फिर से पढ़ते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पहला है कि सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प्स इन फुलफिलिंग नीड्स ऑफ द सोशल नीड्स ऑफ फ्यूल, स्मॉल टिम्बर, फॉर्डर, एटसेट्रा। ये बिल्कुल सही है, ये तो होना ही चाहिए। फिर सोशल फॉरेस्ट्री हैज एडवांटेजेस ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सही है। सोशल एस्थेटिक वैल्यू, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी, यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा हमारा। ये याद रखिएगा, ये जो सोशल फॉरेस्ट्री जो टर्म है दैट वाज कॉइन्ड बाय द जेसी वेस्टोबी। जेसी वेस्टोबी ने 1968 में, अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि बताइए भारत में पहली बार सोशल जो फॉरेस्ट्री है वो कब यूज हुआ था, इसको यूज किया था राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में। ये भी सवाल पूछा है, इस शब्द को याद रखिएगा, सोशल फॉरेस्ट्री को यहां पर लिख दे रहे हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने पहली बार 1976 में 1976 में इस टर्म को यूज किया था, सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री को अगर देखा जाए तो ये होता कितने हैं, ये 3 तरह का होता है, 3 तरह का। एक तो होता है हमारा रूरल फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री 3 तरह से, रूरल सोशल फॉरेस्ट्री हो जाएगा, अर्बन हो जाएगा, और हमारा अर्बन है, और एक और तीसरा पार्ट हो जाएगा फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री, ये 3 उसके पार्ट होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जेसी वेस्ट, ये इसको हम लोग फैक्चुअल में लिखते हैं, तो ये 2 तो कैंसिल हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं 95।
95 कह रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पस, सवाल को देखिए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, यानी ये जो होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसको इधर रखते हैं थोड़ा सा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य याद रखिए, इसको क्या था कि हम जो है यहां पर फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट राइट में विदाउट परमिशन, इसको एक्चुअली वहां पर था कि इसका मेन पर्पस था टू रेगुलेट, इसको रेगुलेट करना था सरकार को। जब अगर कोई फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट लैंड के लिए यूज हो रहा है, नॉन फॉरेस्ट उसमें बदला जा रहा है, तो सरकार इसको रेगुलेट करेगी। रेगुलेट करने का मतलब ही क्या हुआ कि वहां पर रेगुलेट का मतलब ही कि फिर परमिशन की बात आएगी। तो इसके लिए यहां पर अगर टू स्टॉप द ट्रांसफर ऑफ एनी फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पस विदाउट परमिशन, हाँ अगर कुछ करना है तो फिर वही आपने सुना होगा न्यूज में कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस वगैरह लेना रहता है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। Who is the chairman of the National Tiger Conservation Authority? हिंदी में अगर देखा जाए, चलिए हिंदी में आते हैं, कुछ सवालों को हिंदी में भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं इसके, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष जो होते हैं इसके अध्यक्ष वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि अगर हम लोग देखें 1980 में भारत देखिए इन्वायरमेंट को लेकर के मिनिस्ट्री बनाने वाला विश्व के देशों में पहला देश है जिन्होंने अपने एक अलग मंत्रालय बनाया था इसको लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के। 1980 में क्या बना, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट बना। आप देखिएगा 1980 में बना फेडरल, FED हम यहीं पर लिख रहे हैं, फेडरल DPT कर दे रहे डिपार्टमेंट, फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ENV। और इसी फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ ENV को जो है 1985 में इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री कर दिया गया, ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। लेकिन अभी जो है मई 2014 में इसी मंत्रालय 2040 में इसी मंत्रालय का नाम जो है मई 2014 में कर दिया गया है इन्वायरमेंट, देखिए फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री। तो यही जो मिनिस्टर होते हैं वो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं उसके, ठीक है। जहाँ तक बात अगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है, दिसंबर 2000 इसका जो है ये इसका फॉर्मेशन आपको होता है दिसंबर 2005 में इसका गठन होता है, ठीक है। नेशनल आपको नाम ही दिया हुआ है, राष्ट्रीय बाघ प्रशिक्षण प्राधिकरण या प्रोजेक्ट टाइगर का आपने नाम सुना है, जो 1 अप्रैल 1973 को इसको लागू किया गया एंड दैट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1973। उसकी जो देख रेख होती है, द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नेशनल पार्क कम्स लाइज अंडर दिस डिपार्टमेंट, और ये इसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम लोग बढ़े तो याद रखिएगा कि पहली बार याद रखिएगा कि ये मंत्रालय कब बना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, 1985 में बना। इसका नाम कब चेंज हुआ, 2024 में, लेकिन पहली बार क्या हुआ 1980 में फेडरल डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अगर आप इसके भी बैकग्राउंड में जाना चाहेंगे तो देखेंगे 1977 में के आसपास जो संशोधन हुआ था वहां पर आर्टिकल 48A आया था, 48A। आप अगर DPSP पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे इन्वायरमेंट से लेकर करके ये जो अनुच्छेद जोड़ा गया था 48A, ठीक है। आगे देखते हैं, वनों के सर्वाधिक हानि और विनाश का स्रोत है प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति, पशु, कीड़ा, मानव, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, इसको इंग्लिश में आते हैं, चलिए इंग्लिश में आते हैं थोड़ा। द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इज, अब देखिए चूंकि यहां पर हो सकता है कंफ्यूजन, और
अगर डैमेज का बात आए और डिस्ट्रक्शन का, मैन से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कोई नहीं हो सकता है। हम लोग कह सकते हैं कि एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन, जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो क्या है, वो कॉज भी है, लेकिन आप देखेंगे तो ये कॉज से ज़्यादा क्या है, ये कॉन्सिक्वेंस है। अगर वन नहीं रहेंगे, जंगलों की प्रतिशत घटती जा रही है, जिसके वजह से हमारा क्या है, इसके वजह से हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फॉरेस्ट का जो परसेंटेज है वो घट रहा है, जिसके कारण तो ये इफेक्ट है, इसका प्रभाव है क्लाइमेटिक कंडीशन। और फिर क्या है, कुछ हद तक फिर अन्य वनों के विनाश का कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है ग्रेटेस्ट, तो यहां पर होना चाहिए मैन। ठीक है, मैन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक्ट ऑफ सीजिंग पोजीशन ऑफ सम फॉरेस्ट लैंड इज नोन एज। ठीक है, हिंदी में चलिए एक बार हिंदी में इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, किसी वन भूमि पर कब्जा करने का कार्य कहलाता है, जाहिर सी बात है यहां पर अतिक्रमण वर्ड है, इंक्रोचमेंट। इंक्रोचमेंट ये वर्ड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा हो जाएगा इंक्रोचमेंट। लेकिन याद रहे कि ये इल्लीगल जब हम कब्जा करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंक्रोचमेंट। लेकिन अगर यही चीज़ अगर लीगली हो, तो सरकार को ज़रूरत हो किसी पब्लिक यूज़ के लिए, ठीक है, लोक सेवा के लिए अगर हमको यूज़ हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्विजिशन, अधिग्रहण। ठीक है, अधिग्रहण। अब आते हैं नेक्स्ट, अ फॉरेस्ट फायर विच बर्न्स नॉट मेयरली द ग्राउंड कवर बट ऑल्सो अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, द फॉरेस्ट विच बर्न्स नॉट मेयरली द ग्राउंड कवर बट ऑल्सो अंडर ग्रोथ। हिंदी में इसको और हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग, इसके नाम में ही इसका आंसर आपको छुपा हुआ है। वह अग्नि जो सिर्फ जमीन की सतह ही नहीं बल्कि नीचे की वृद्धि भी जला देती है, यानी जो रूट्स वगैरह हमारे हैं फॉरेस्ट के नीचे, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं हमारे, वो सब को क्या करता है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है। तो ये ऑप्शन से बेहतर है कि आप इंग्लिश में चले जाएं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा, देखिए फॉरेस्ट फायर की कैटेगरी होती है, फॉरेस्ट फायर को कैटेगराइज किया जाता है। फॉरेस्ट फायर को कैटेगराइज 3 रूप में किया जाता है जो भारत में है। भारत में इसको ग्राउंड फायर कहा जाता है, जो अपर कैनोपी जलता है, ग्राउंड फायर कहा जाता है, और सरफेस फायर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा है कि अंडरग्राउंड को भी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये ग्राउंड फायर, हमारा आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा ग्राउंड फायर। ये क्रीपिंग फायर क्या होता है, सरफेस में ही बहुत धीरे धीरे जो है जलता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो उसको हम लोग क्रीपिंग फायर बोलते हैं। और भारत में कितने तरह के फायर होते हैं, फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर को 3 तरह से, क्राउन फायर, ग्राउंड फायर और सरफेस फायर में बांटा गया है। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउजिंग एनिमल, ब्राउजिंग एनिमल्स इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। देखिए ब्राउजिंग एनिमल्स किसको कहते हैं, ठीक है, ये जो वर्ड आया है ब्राउजिंग एनिमल्स, ये आया है ब्राउज से। ब्राउज आया है जो टेंडर लीव्स होते हैं ना, जो कहते हैं ना कि नए नए पत्ते जो खिलते हैं, नाजुक पत्तियां, उसको जो खाते हैं वो सारे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, उनको, जैसे शीप, ये ऑलरेडी एग्जांपल्स है ब्राउजिंग एनिमल्स का। जो नए नए ट्विग्स वगैरह जो पत्ते हैं उनको खाते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं ब्राउजिंग एनिमल्स। इसमें कह रहा है कि सबसे बताइए डिस्ट्रक्टिव क्या है, तो जिस साइज के हिसाब से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव और जो करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, वो हो जाएगा डोमेस्टिक एलिफेंट। वो जितनी मात्रा में कंजप्शन करेगा वो और कोई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर और फैक्टर्स इज अकाउंटेबल फॉर द फॉरेस्ट इंजरी। फॉरेस्ट इंजरी के लिए क्या हो सकता है, पैरासाइट्स भी हो सकता है, वीड्स भी हो सकता है, ये भी अमरबेल जिसको बोलते हैं, क्लाइंबर्स, वो सारे। तो यहाँ पर आंख बंद करके डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए ये 101 क्वेश्चंस हो गए, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए इस नेशनल पार्क के बारे में, इसको इंग्लिश में देखते हैं। पीडीएफ इसको चैनल पे हम टेलीग्राम के चैनल पे डाल देंगे, वहाँ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हाउ मेनी नेशनल, इसको हटाते हैं, हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन इंडिया। जाहिर सी बात है ये हमारा क्या हो जाएगा 106, 106 याद रखिएगा। ये अभी क्यों चर्चा में था, ये चर्चा में इसलिए था, एक चीज याद रखिए, मार्च 3 मार्च जो है उसको हम लोग मनाते हैं यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, इसको हम लोग मनाते हैं 3 मार्च को। और इसी समय हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी वो थे गिर में, ठीक है, गिर अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर थे। और उन्होंने ही फिर एक आंकड़ा आया था इसको लेकर करके और कहा कि भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, 106 है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे नेशनल पार्क्स 106 है। आपको जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कहा जाता है वन अभ्यारण्य, उनकी संख्या अगर आप जानना चाहें तो हम कह दे रहे हैं, लिखना 573 उनका। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं 115 है और कम्युनिटी रिजर्व 220 है। तो आपको सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य का, वन्य जीव अभ्यारण्य, इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या 573। अभी ये घटते बढ़ते रहती है। ये मार्च को अपडेट किया गया था उसी समय, अभी जो है कुछ और को भी मान्यता दिया गया है, तो इसको हम लोग देख कर जाएंगे। चलिए याद रखिएगा, UN वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है हम लोग कब मनाते हैं, इसको मनाते हैं 3 मार्च को। और इस बार का जो थीम था, अगर लिखना चाहें थीम तो हम क्या दे रहे, लिख लीजिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। याद रखिए, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, ये जो दूसरा लाइन है, एक्चुअली आजकल सवाल वही बनते हैं, पूरा का पूरा थीम नहीं देता है। तो इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट, लोगों एवं ग्रह में क्या करना, निवेश करना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉयल नाइट्रेट्स इनटू गैसियस। देखिए ये सीधा सीधी, ये हमको क्या कर रहा है यहां पर, ये टर्म्स देखिए, इनटू गैसियस नाइट्रोजन, जैसे ही इनटू यानी बदल के किस में हो रहा है, गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में जैसे ही होगा ये डीनाइट्रिफिकेशन होगा, आंख बंद कर करके, क्योंकि क्या हो रहा है कि प्लांट अपना नाइट्रोजन को यूज कर लिया है आयन फॉर्म्स से, फिर ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वापस जो बाकी चीजों को है, नाइट्रोजन को वापस वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर रहा है गैसियस फॉर्म में, तो उसको हम लोग कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। जैसे डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ये जो हमारा नाइट्रेट है NO3, ये कन्वर्ट होगा NO2 माइनस में, ठीक है, और फिर ये NO2 माइनस होता है कन्वर्ट NO में, जिसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा N2O में, और फिर अल्टीमेटली ये कन्वर्ट होगा N2 नाइट्रोजन में, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, याद रखिएगा। अमोनिफिकेशन क्या होता है कि ये जितने भी हमारे अदर मटेरियल्स है, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, उसको अमोनियम या अमोनियम आयन NH4, यानी इसको क्या है NH3 या फिर NH4+ आयन में तोड़ देना, वही अमोनिफिकेशन होता है। नाइट्रिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन में जस्ट उल्टा होगा कि गैसियस नाइट्रोजन को किस में करेगा, आयंस के फॉर्म में, ठीक है, तब वो हमारा क्या हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन, और वापस अगर इनटू गैसियस फॉर्म फिर गैसीय रूप में दे देगा। आंख बंद करके डीनाइट्रिफिकेशन आप लगा सकते हो। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क लोकेटेड, ये कोई, ठीक है, ये असम में है। ये पार्क जो है असम में है, लेकिन इसके साथ कुछ फैक्ट अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको जो है यूनेस्को ने 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वैश्विक जो है धरोहर या विश्व धरोहर स्थल इसको घोषित किया था 1985 में।
और याद रखिएगा कि इसमें एक और जो डेट आता है 2006 को इसको टाइगर रिजर्व के रूप में बदला गया था, टाइगर रिजर्व के रूप में इसे घोषित किया गया। तो दो आपको आंकड़े हैं। इसका जो अगर देखिएगा काजीरंगा की स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना 1905 बंगाल विभाजन का, याद है ना, उसी समय जो है असम में काजीरंगा उद्यान की स्थापना होती है। उसमें क्या है 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल का के रूप में मान्यता मिला और फिर इसको 2006 में ये जो है टाइगर रिजर्व बनाया गया। देखिए नेक्स्ट सवाल आ ही गया। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखें कि 1 अप्रैल 1973 को क्या गया प्रोजेक्ट टाइगर को। अब इसकी अथॉरिटी को अगर पूछा जाए कि इसको देखता कौन है, ठीक है, याद रखिएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बना था, नेशनल, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो बना था उसका इस प्रोजेक्ट को देखरेख करती है। लेकिन कभी कभी जो पूछ देता है कि प्रोजेक्ट टाइगर है उसका एक मोटो भी होता है ना, लोगो में एक मोटो लिखा रहता है, तो उस मोटो को दिया जाता है कि इंडिया लीड्स टाइगर कंजर्वेशन। याद रखिएगा इसका अगर मोटो आ जाए, इस प्रोजेक्ट टाइगर का मोटो इसका ध्येय अगर पूछ देगा आपसे तो ये होगा इंडिया लीड्स टाइगर कंजर्वेशन, इंडिया लीड्स टाइगर कंजर्वेशन। और केवल ये कहने की बात नहीं है, लगभग 2/3 यानी 75% टाइगर जो है वो इंडिया में है। याद रखिएगा अभी जितने भी हैं इनकी संख्या 3682 है, जो अभी हाल फिलहाल के जो आंकड़े आए हैं सरकार के, वहाँ 3682, और ये कितना है 75%। दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनका 75% भारत में पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टेट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग कह ही रहे हैं कि 2/3 क्या है, 2/3 भारत में है, तो इसको तो आंसर हो जाएगा इंडिया, आंसर हो जाएगा हमारा इंडिया भारत में। चलिए नेक्स्ट, ये सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा। सवाल कर रहा है कि इन द ऑप्शन गिवन बिलो विच डांस फ्रॉम द भील ट्राइब कम्युनिटी परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन। यहाँ पर देखिए चूंकि भील ट्राइब है तो कहता है अगर बात हम लोग राजस्थान का करें, राजस्थान में एक डांस होता है घूमर जहाँ केवल महिलाएं, और अगर चूंकि ये पेपर मध्य प्रदेश का है तो यहाँ पर एक डांस का नाम आता है, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग इट्स नेम। एक डांस है मध्य प्रदेश में शायद मटकी, इस डांस का नाम है मटकी, जिसमें क्या होता है केवल महिलाएं परफॉर्म करती हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर नन ऑफ द अबव होना चाहिए, नन ऑफ द अबव होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लहरी बाई ऑफ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वेरी फेमस पर्सनालिटी, याद रखिएगा लहरी बाई। लहरी बाई who was appointed as the brand ambassador of the international millet, सोच रहे हैं इंटरनेशनल मिलेट ईयर 2020। सबसे पहला तो हमारे लिए सवाल है कि जो मिलेट ईयर किसको घोषित किया गया था, 2023 को मिलेट ईयर के रूप में घोषित किया गया था। इनके बारे में कहा जाता है इनको मिलेट क्वीन बोला जाता है, याद रखिएगा इनको जो है लहरी बाई को इनको मिलेट क्वीन बोला जाता है, मिलेट क्वीन। ठीक है, भारत के बाजरा रानी के रूप में जाना था, बाजरा रानी। ये पूछ रहा है कि किस ट्राइब से हैं, अगर ये हैं बैगा ट्राइब से, ये आपको मिल जाएगा जो भारत सरकार की जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वहाँ पर इसको आपको अपडेट मिल जाएगा, बैगा ट्राइब से है। और ये क्यों है, इन्होंने क्या किया, 150 से ज़्यादा जो है मिलेट स्पीसीज जो है, स्पीसीज के जो सीड्स हैं, सीड्स उनको प्रिजर्व करके ये इन्होंने रखा है। इसलिए कई इनको कह सकते हैं राजकीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये लहरी बाई मध्य प्रदेश की ही हैं, लेकिन जनजाति याद रखिएगा बैगा से है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव विद द ट्राइफेड, इसको आप ऐसे ही देख लो सकते हो। ट्राइफेड का अगर नाम हम लोग देखें पूरा तो ये होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट। ट्राइफेड का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा है, याद रखिएगा
ट्राइफेड का फुल फॉर्म आपको देखा है, तो ये इसका होता है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट। नाम याद रखिए, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। मार्केट को डेवलप करना है हमारे लिए, यानी भारतीय, अगर हिंदी में देखा जाए तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ। विपणन मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो अब देखिए इसको पढ़िए, ट्राइफेड को। ट्राइफेड कई बार पूछा गया था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है STD 1987, बहुत बार पूछा है ट्राइफेड को, आपको हर एग्जाम में लगभग मिल जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल ये बिल्कुल होगा, सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल होगा, इंप्रूवमेंट एग्रीकल्चर बिल्कुल होगा, रिड्यूसिंग मैटरनिटी एंड चाइल्ड, इससे कोई संबंध नहीं है। तो हमको चूंकि पूछा था नॉट, तो हमारा आंसर हो जाएगा D, याद रखिएगा। और यही ट्राइफेड ने कुछ इनिशिएटिव्स चलाए हैं, जैसे आप PM वन अच्छा चलिए ना इसको हिंदी में लिख देते हैं। PM वन धन स्कीम जो है, योजना कह सकते हैं, PM वन धन योजना चला है, ठीक है। PM वन धन योजना, इसके तहत क्या किया गया कि 30,000 केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा या फिर इनको टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा PM वन धन योजना के तहत, याद रखिएगा। ये ट्राइफेड के, ये कई बार पूछा है, PM वन धन जो है वो किसकी स्कीम है, ये ट्राइफेड की है। और ट्राइफेड किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, याद रहे, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत ये कार्य करता है ट्राइफेड। और देखिए, अगर आम बोलचाल की भाषा में देखिए तो बांस का बहुत सारा सामान बनता है, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं, टोकरी बनता है, उन सब चीज़ों का मार्केटिंग करना, एक्सपोर्ट करना। हम देखें कि बहुत सारा जो मेला ऑर्गेनाइज होता है उसमें इसकी भूमिका होती है ट्राइफेड। झारखंड में तो खास करके देखिएगा, यहाँ से भी बहुत सारे उत्पाद जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से याद रखिएगा ट्राइफेड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी वन धन, अच्छा वन धन विकास केंद्र, अभी हम लोग 30,000 देखें, अभी हम लोगों ने, आप जैसे ही ट्राइफेड के वेबसाइट पे जाइएगा तो ये आपको लाइन मिल जाएगा 30,000, ठीक है। 30,000 केंद्रों को किया गया। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई चीज़ नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, अभी हम लोग देखे थे फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या है 2006 इसको, ठीक है, 2006 में आई है, ठीक है। इसका इंग्लिश अभी हम देख लेंगे। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए का ऋण प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा ये 2 लाख। और जो इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट रेट ये 4% होता है, याद रखिएगा 4% इंटरेस्ट रेट पे, जो कि काफी कम है। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित है, कौन सी जनजाति जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड से संबंधित है। चलिए इसमें हमारा हो जाएगा भील, चलिए कुछ, ठीक है, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है ना, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ये भील हो जाएगा। और भी याद रखिएगा, मुंडा हमारा इसी से आ जाता है, उरांव इसी से आ जाता है, कोल हमारा जो है यहो, ये हमारा जनजाति सब जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ये झारखंड के संदर्भ में अगर इसको देखें तो, ठीक है। वैसे भील के साथ गोंड भी आता है, गोंड। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आदिम जनजाति अनुसंधान विकास, चलिए इसका इंग्लिश में देखते हैं तब शायद ये कॉमन नेम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स, ये तो हो गया। व्हेन वाज द ट्राइबल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश, इसको देखिए, ठीक है। इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो 20 अप्रैल, इसकी स्थापना देखा जाए इस इंस्टीट्यूट का, तो ये 20 अप्रैल शॉर्ट में लिख देते हैं अप्रैल, ये 1954 को ये हुआ था छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा जिले में, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, तो यहाँ के हिसाब से हमारा क्या होगा आंसर 1954। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो 65 में जो है 1965 में इसका मुख्यालय जो है यानी हेडक्वार्टर
मुख्यालय भोपाल में कर दिया, और अभी भी ये भोपाल में है, याद रखिएगा भोपाल। 10 अप्रैल 1965 को भोपाल में कर दिया गया। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? 1954। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है विच द ट्राइबल म्यूजियम इन मध्य प्रदेश। जाहिर सी बात है ये है भोपाल में ही, ट्राइबल जहाँ पर है वहीं पर है ये भोपाल में। जैसे अगर देखा जाए कि यहाँ पर जो ट्राइबल म्यूजियम है झारखंड की बात किया जाए तो वो मोरहाबादी मैदान रांची के आसपास आपको वहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। 115 सवाल हुए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, व्हेन वाज द एकलव मॉडल जो है रेसिडेंशियल स्कूल स्टार्टेड। देखिए यहाँ 2 टर्म्स आते हैं, इसमें हो सकता है कि कंफ्यूजन हो, इसलिए वर्ड दे। इसको कह रहा है कि अगर इंट्रोडक्शन का बात है, इंट्रोडक्शन यानी इसको पहली बार अगर बजट वगैरह में लाया गया था 1997-98, लेकिन यहाँ वर्ड लिख दिया स्टार्टेड, तो ये स्टार्ट हुआ था 1999 को, स्टार्टेड 1999, इसलिए हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी अभिक्रिया यहाँ पर क्या अवशोषित कर लेता है, यानी हीट को क्या कर लेता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर हीट को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और याद रखिएगा जनरली जो होता है हमारे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, वियोजन अभिक्रिया, वो होते हैं हमारे एंडोथर्मिक सामान्यतः, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2H2O है, ये ब्रेक कर गया, ये 2H2 और प्लस O2 में ब्रेक कर गया, तो ये हमारा क्या टूट रहा है, सिंगल प्रोडक्ट हमारा सिंगल रिएक्टेंट हमारा 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट में टूट रहा है। तो ये हमारा एक तरह से वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली सामान्यतः जो होता है वो एंडोथर्मिक का मतलब है कि अगर किसी बीकर में वो रिएक्शन हो रहा है तो वो बीकर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उष्मा को जो है वो अवशोषित कर लेता है। आगे के सवाल हम लोग देखते हैं, आगे के साइंस के सवाल है। अ प्रोसेस बाय विच प्रोसेस इनफाइनाइटली प्रोसीड्स, विच प्रोसीड्स अ प्रोसेस, इसको भी अ प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया विच प्रोसीड इनफाइनाइटली स्लोली इज कॉल्ड। देखिए इसका जो सवाल है ये जनरली इस टर्म्स को क्वासी स्टैटिक बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। ये दोनों स्लो प्रोसेस होते हैं, ये दोनों के दोनों स्लो प्रोसेस होते हैं, जिसमें एडियाबेटिक में याद रखिएगा टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ये भी स्लो प्रोसेस होता है, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। ये दोनों स्लो प्रोसेस तो है, लेकिन कह रहा है इनफाइनाइटली, तो ये जो टर्म होता है वो केवल और केवल क्वासी स्टैटिक जो है उसके प्रोसेस उसके लिए लगता है। तो इसको छोड़ दीजिए, मुझे लगता है कि इसको क्वासी स्टैटिक ही होना चाहिए, ठीक है, क्वासी स्टैटिक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड, प्रोटोन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, गिव्स H+ आयन। देखिए इसमें हम लोग देखे थे, ये जो मेरे नोट्स होंगे उसमें पहला ही हमने एक लाइन करके लिखवाया होगा, उस नोट्स में आप देखेंगे कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जो अर्हेनियस थे उन्होंने कहा था कि वो क्या करता है, H+ आयन देता है, उस हिसाब से क्या हुआ, एसिड हो गया। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इन्होंने क्या किया था, लेविस ने दिया था कि जो अलग इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा वो क्या होगा, जैसे अमोनिया NH3 वो बेस होगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और प्रोटॉन डोनर होता है, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी में क्या था कि ये प्रोटॉन डोनर होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसमें आंख बंद कर करके आप लगा सकते हो, इतनी बार ये सवाल आप बना चुके हो ऑलरेडी। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। चूने के पत्थर का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ भी हो उसको CaCO3
ढूंढ करके आप आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग निम्नलिखित में बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। देखिए आयरन का तो हेमाटाइट, और ये आप जानते हो हेमाटाइट। यहाँ पर दूसरा है निकल का, अगर देखा जाए तो निकल का जो होता है निकोलाइट होता है, निकोलाइट। इसका अगर अयस्क देखोगे तो निकोलाइट होता है, आप देखेंगे। मैग्नीशियम का तो बहुत फेमस है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 2 फेमस होता है जिससे सवाल कई बार पूछे गए हैं, कार्नालाइट से और एक डोलोमाइट से। ये कई बार सवाल पूछे गए हैं, ठीक है, मैग्नीशियम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ब्रोमीन एक क्या है? ब्रोमीन एक जो है अधातु है, नॉन मेटल, अधातु है, ठीक है, नॉन मेटल होता है। ये हैलोजन ग्रुप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपने ये जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है वहाँ आपने देखा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक जो है वो रेडियो एक्टिव होता है? ठीक है, कौन सा? तो यहाँ पर हम लोग को पता है ट्रीटियम जो होता है, ये भी मेरे नोट्स का एक लाइन होगा एकदम सिंपली। हाइड्रोजन जब पढ़ाते होंगे तो हाइड्रोजन को लेकर के कई फैक्ट्स हैं। पहला याद रखिएगा कि विच गैस इज मोस्टली अबंडेंट इन द यूनिवर्स। अगर पूरे ब्रह्मांड में कहा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है, वो हाइड्रोजन होगा। इसका जो है ये भी पूछता है दूसरा सवाल कि विच एलिमेंट हैज इट्स आइसोटोप विद डिफरेंट नेम। अगर कार्बन को देखते हैं तो कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? C12, C14। तो इसको हम लोग कार्बन 12 और कार्बन 14 ही बोलते हैं, इसका नाम चेंज नहीं करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के साथ में क्या है, इसको हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम, तीनों अलग अलग नाम से। और हाइड्रोजन का जो पहला प्रोटियम है, इसको जरा सा देखिए, इसका क्रमांक 1 होता है, मास नंबर भी आता है। अगर न्यूट्रॉन का संख्या इसमें 0 होता है तो ये कहता है कि क्या ऐसा संभव है कि ऐसा भी एलिमेंट हो जिसमें न्यूट्रॉन ना पाया जाता? बिल्कुल संभव है, और वो एकमात्र है वो हमारा हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन क्या होते हैं? नहीं होते हैं। तो यहाँ पर रेडियोधर्मिता अगर बात है, रेडियो एक्टिव, तो ये हमारा ट्रीटियम हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक जो है बहुलक है? वो हमारा नाइलॉन 6 हो जाएगा। लेकिन इसका एक नाम होता है, इसको हम लोग PA6 भी बोलते हैं, याद रखिएगा। पॉलीएमाइड। नाइलॉन क्या है ये पूछा है कई बार। एमाइड होता है, इसमें कौन सा ग्रुप होता है? एमाइड ग्रुप होता है, पॉलीएमाइड 6, पॉलीएमाइड 6। तो हम लोगों ने अभी तक जो लगभग 75 आज के एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे, हम लोगों ने 75 जो है 75 क्वेश्चंस हम लोगों ने इसको एक्सप्लेनेशन किया। ये समझिए कि पार्ट 1 है, पार्ट 1 है। और इसको आप चाहें तो हमारा जो टेलीग्राम है उस पर हम PDF डाल देंगे, उसको आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। और वहीं पर जो भी आपकी क्वेरीज होगी, चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का जो है एक्सप्लेनेशन और कुछ पेपर का जो है, जैसे मेरे पास आएगा, ये बच्चों ने ही भेजा था और कहा सर कि इसका एक्सप्लेनेशन करवा दीजिए, तो फिर हम लोग उसको देखेंगे। और जो पेपर्स भेजे गए हैं उसको एक एक कर करके, ये पार्ट 1 रखिए, इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2, और फिर दूसरा पेपर आएगा। ठीक है, चलिए।